कहना कि 10 सीट में से 6 सीट 5 से 6 सीट में बीजेपी आज की डेट में मजबूत है। मैं ये मानता हूँ कि 60% बीजेपी 40% कांग्रेस। आपका क्या? जी मेरा यही कहना है कि जो 50-50 का मामला और जहां पर कांग्रेस मजबूत है फिलहाल, जो रोहतक सीट है, सिरसा है, और जहां पर फिलहाल अभी ये देखना होगा कि जो टिकट किसको दी जाती है, काफी कुछ इस पर निर्भर रहेगा। आपका क्या? देखिए, ये तो तय है कि 10/10 भाजपा की झोली में नहीं जाने वाली हैं। बाकी जैसा रविंद्र मलिक ने बताया कि टिकट किसको मिलती है ये भी मायने रहेगी, लेकिन ये तय है चाहे 4 कांग्रेस के खाते में आए चाहे 3 आए, कांग्रेस इस दफा लोकसभा में खासकर हरियाणा में भाजपा को डेंट लगाएगी। देश भर में चुनावी ब्यूगल बज चुका है। इस वक्त हम हैं हरियाणा की धरती पर। पीछे आपको हरियाणा असेंबली नजर आ रही है और ऐतिहासिक तो ये है ही, लेकिन आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनावों की। 10 सीटें हैं हरियाणा में और यहाँ पे किसका दबदबा रहेगा, कौन सी पार्टी सबसे आगे है, कौन पीछे रह गया और क्या नई पार्टी जैसे आम आदमी पार्टी है उसका कोई प्रभाव रहेगा। सीधा अपने पैनल से इंट्रोडक्शन कराते हैं। हमारे साथ सीधा है राकेश मलिक और उसके बाद हम बात करते हैं रविंद्र मलिक हैं और हम बात कर रहे हैं सीधा सुरेंद्र जी से, सुरेंद्र धीमन हैं और साथ में अगर हम बात करें सर हमारे साथ हैं धीरेन्द्र अवस्थी। तो इन चारों से हम लगातार बातचीत करेंगे और सीधा पहले मुद्दे पे ही आते हैं कि चुनाव टक्कर का है, इंडिया अलायंस है या फिर बीजेपी का बोलबाला है। पिछली बार 10 की 10 सीटें हैं वो बीजेपी ने जीती थी, लेकिन अब सैफरन पार्टी का क्या हाल होगा। कई सर्वे आ रहे हैं, कई बोल रहे हैं कि सीटें कम हो जाएंगी, कई बोलेंगे, लेकिन पत्रकारों से ही पूछते हैं। राकेश जी सीधा बताइए, इस बार किसका दबदबा है? क्योंकि हमने देखा कि पहली बार बीजेपी सरकार थी, अब दूसरी बार बीजेपी जेजेपी आ गई। इस बार कुछ ऐसा मुद्दा है जिससे ये सरकार दोबारा आ सकती? देखिए, अभी हमें 2-3 बातें समझनी पड़ेंगी। और सरकार, क्योंकि आप प्रदेश सरकार की बात कर रही हैं, तो विधानसभा अभी कुछ समय बाद है, अभी लोकसभा है। लोकसभा में दोनों बिल्कुल ही नजदीक है, यानी दोनों पे ही असर पड़ सकता है। बिल्कुल। लोकसभा में जो हम बात करते हैं, लोकसभा में एक तो अभी क्योंकि कैंडिडेट नहीं आया है और जिस तरह से, क्योंकि आप जानते हैं कि 10 की 10 सीटें जो लोकसभा की थी भाजपा की झोली में रही हैं, लेकिन जो राजनीतिक माहौल इस समय राज्य में है, दावे प्रति दावे हैं, उनके मुताबिक अगर आप देखें कि कांग्रेस की जितनी जनाक्रोश रैली हैं, द्वार जनता के द्वार है या और तरह के जो प्रोग्राम हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं, काफ़ी संख्या में लोग आते हैं। अब हम सत्ताधारी दल की बात करें भाजपा की, तो भाजपा के भी कार्यक्रम ठीक चल रहे हैं। अभी संकल्प विकसित भारत यात्रा होकर हटी है, उसमें भी रहा और इनकी भी रैली जो है, लोगों से जनसंपर्क का कार्यक्रम है, चल रहा है। और भाजपा पूरी तरह से राम मंदिर के बाद से अब ये इस दावे पे मजबूत दावे के साथ बात करती है कि 10 की 10 सीटें यहाँ से जीत कर देंगे। जो राष्ट्रीय स्तर पर जो उनकी कार्यकारिणी की बैठकें होती हैं, इनसे पूछा जाता है, राज्य स्तरीय जो नेतृत्व है, मुख्यमंत्री हैं, इनसे पूछा जाता है तो अभी ये पूरा विश्वास करके आते हैं कि 10 की 10 सीटें देंगे। पर आजकल जो राजनीतिक जो हालात चल रहे हैं, वो दावा तो कोई भी करेगा, कोई भी मैदान में जाएगा, चुनावी मैदान में अगर पहले से ही दावे छोड़ दे तो बात नहीं बनती है। दावे हर कोई करेगा, लेकिन ये देखने वाली बात है क्योंकि इस दफे जो है मुकाबले कड़ा नजर आ रहा है। हालांकि विधानसभा की, जैसे आपने कहा कि कुछ समय के बाद है, उसका मुकाबला और तरह से होगा लोकसभा की तुलना में। मलिक साहब से बात करते हैं। इन्होंने राम मंदिर की बात की, क्या राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है हरियाणा में या आपको लगता है कि कोई और विषय है? जैसे किसानों का मुद्दा है, किसानों को लेके मार्च चल रहा है, दिल्ली चलो का ऐलान किया गया है, तो ऐसी कई चीजें हैं। तो आपको लगता है कि यही बड़े मुद्दे हैं या ऐसा लगता है कि कुछ और भी हो सकता है या रीजनल फैक्टर्स हैं वो भी शामिल होंगे लोकसभा चुनाव? देखिए कमल जी, इस बात में कोई शक शुबा नहीं है कि जो राम मंदिर का मुद्दा है उसको भाजपा पूरी तरह से कैश करने की कोशिश कर रही है, खासकर उत्तर भारत और जो हिंदी बेल्ट है वहां पर। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बता दें कि जो किसानों का मुद्दा है फिलहाल, उस पर सरकार कहीं न कहीं संकट की स्थिति में नजर आ रही है, लेकिन बातचीत भी जारी है। अगर कहें कि जो राम मंदिर का मुद्दा है वो हरियाणा में उसका प्रभाव, मतलब जितना भी सरकार उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं विपक्ष भी ये मान रहा है कि सरकार, चाहे जिस तरह कल विधानसभा में बात हुई है कि भाजपा ने कहा कि राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस साथ नहीं दिया उन्होंने किसी तरह से, और उन्होंने तारीख भी नहीं बताई थी, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि हम भी राम के साथ और राम सबके साथ है, और लेकिन आप इस मामले का राजनीतिकरण मत कीजिए। तो कहीं ना कहीं भाजपा की कोशिश है कि इस राम मंदिर के मुद्दे को आगे बढ़ाया जाए और इन चीजों का फायदा लिया जाए। लेकिन साथ में
जो किसानों का मुद्दा है या फिर पिछले कुछ समय से जो सहयोगी पार्टी जजपा है भाजपा के साथ, वो भी कहीं न कहीं किसानों या जो ग्रामीण एरिया है वहां पर कुछ मुद्दे ऐसे हैं जहां पर सरकार खुद को मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है। तो आपका मानना है कि राम मंदिर लाभदायक होगा? सीधा बात करते हैं सर, अवस्थी साहब बताइएगा, क्या आपका मानना है खास तौर पे राम मंदिर से बच जाएगी बीजेपी? नहीं, अब ये तो हरियाणा में अभी कितना असर होगा ये देखना बाकी है, लेकिन इससे पहले मैं एक बात कहूंगा कि 2014 से पहले जब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनाए गए थे नरेंद्र मोदी जी, तो अब उन्होंने चुनावी कैंपेन का आगाज रेवाड़ी से किया था। वो उनके लिए लकी साबित हुआ था, जहां से उन्होंने वन रैंक वन पेंशन का ऐलान किया था। इस बार फिर उन्होंने अपने कैंपेन का आगाज रेवाड़ी से कर दिया है। बीजेपी ऐसा मान रही है कि इस बार भी उसके लिए वो लकी साबित होगा। जहां तक राम मंदिर के सवाल है या हरियाणा के समीकरण का सवाल है, वो ये है कि अभी तो पत्ते खुलने बाकी है सारी पार्टियों के। असली सीन तो जब उम्मीदवार डिक्लेयर हो जाते हैं उसके बाद ही समझ में आता है कि किसका पलड़ा कहाँ भारी है, किस पॉकेट में कौन कमजोर है, किस पॉकेट में कौन मजबूत है। तो यहीं से बात आगे उठाते हैं, किसका पलड़ा भारी है, कौन सी वीआईपी सीट्स हैं, क्या लग रहा है कि क्या होगा इस बार? हरियाणा की 10 सीट में से 6 सीट 5 से 6 सीट पे बीजेपी आज की डेट में मजबूत है। यानी आपने 50% उनको लड़ 10 साल की सरकार जो हरियाणा सरकार की है उसकी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा के चुनाव 2019 में भी 10 की 10 सीटें बीजेपी जीतने के बाद विधानसभा में 40 सीटें आई थी। क्योंकि लोकसभा का चुनाव पीएम कैंडिडेट, पीएम के नाम, राम मंदिर जैसे आप कह रहे हो, हरियाणा में राम मंदिर का मुद्दा भी एक सीमा तक है, ज्यादा नहीं है पर एक सीमा तक है। क्योंकि हरियाणा से भी बहुत सारे लोग जब राम मंदिर को 92 में और 90 में जब आंदोलन हुआ था, यहाँ से बहुत सारे लोग गए थे। वीआईपी सीट जो सुरक्षित सीटें हैं, वीआईपी सीट तो वैसे हरियाणा में एक रोहतक को सीट माना जाता है कि वहां पर, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे वो चुनाव लड़ते रहे हैं, पूर्व भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद चुनाव लड़ते रहे। तो एक तो वीआईपी सीट सामान्य तौर पर उसको माना जाता है जहां पर ज्यादा सारे लोग इकट्ठे होते हैं। दूसरी एक वीआईपी सीट राव इंद्रजीत और कृष्णपाल गुर्जर जो कि राज्य मंत्री हैं केंद्र में। जहां तक अभी तक जो लग रहा है, कैंडिडेट आने के बाद जो स्थिति बात में पता लगेगी, लेकिन आज की डेट में कृष्णपाल गुर्जर की जो व्यवस्था लोगों से डील करने की है, तो वो सीट एक, क्योंकि शहरी सीट उसमें ज्यादा, फरीदाबाद का ज्यादा बड़ा शहर है, पलवल है, बल्लभगढ़ भी उसमें शामिल हो जाता है, वो एक सुरक्षित सीट बीजेपी को नजर आती है कि जैसे वो सुरक्षित है। राव इंद्रजीत क्योंकि प्रधानमंत्री ने उनको अपना मित्र बता के, और उनका थोड़ा कद जो है दक्षिण हरियाणा में यादव हैं, यादवों में वो उनके पिताजी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं हरियाणा के, तो उसकी वजह से वहां पर एक पैठ है। तो रेवाड़ी, गुड़गांव और मेवात का जो 3 सीटें हैं वो तो वहां पर मुस्लिम समुदाय हो सकता है, वहां पर कांग्रेस की वोट ज्यादा रहे, पर अल्टीमेटली यादवंशी जो यदि वोट है उसकी वजह से एक कांग्रेस की, बीजेपी की सीट वो मजबूत नजर आती है। एक अंबाला की सीट पे बहुत मजबूत सीट इस एंगल से मानी जाती है कि इसमें 12 शहर हैं, शहरी वोट बीजेपी को जाती है। तो अंबाला की सीट भी कम से कम, अगर कोई कैंडिडेट कोई और आमने सामने कोई अचानक आ जाए तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर भी एक सुरक्षित सीट, जो कुमारी शैलजा होती थी तो शायद बहुत ज्यादा मजबूत टक्कर हो जाती, लेकिन अभी भी जो आज की डेट में बिना कैंडिडेट के जो लग रहा है कि केंद्र सरकार की उपलब्धियां या हरियाणा सरकार की उपलब्धियां अनुपलब्धियां जो भी हैं उसके अनुसार एक सीट ये लग रही है। कुरुक्षेत्र सीट का भी देखना पड़ेगा कि कौन वहां से आता है, क्योंकि नायब सैनी वहां पर एमपी थे, अब प्रदेश अध्यक्ष बन गए उसकी सीट का। करनाल सीट थोड़ी सी मजबूत लग रही है कि उसमें पंजाबी ऑलरेडी संजय भाटिया सांसद हैं, मुख्यमंत्री का करनाल विधानसभा क्षेत्र है, करनाल लोकसभा सीट में जो है पानीपत भी आता है, वो भी पंजाबी समुदाय की सीट है। तो एक सीट पानीपत की भी मुझे लगता है थोड़ा सा ठीक लग रही है। जेजेपी के साथ बीजेपी का गठबंधन लोकसभा में होगा, एक इसके इम्पोर्टेंट बात है। जैसे बातें कह रहे हैं कि हो सकता है गठबंधन हो जाए तो 2 सीट उनको चले जाए, 1 सीट तो लव हेट रिलेशन लगता है उनका? उनका नहीं, मुझे लगता है अभी, क्योंकि इंडिया गठबंधन को देखते हुए एनडीए कहीं नहीं चाहेगा कि उसका कोई भी एक साथी बाहर चला जाए। इस एंगल से हो सकता है उनको 1 सीट या 2 सीट दी जा सके, जिसके बारे में उनका कहना है कि हिसार पे दावा चल रहा है, भिवानी और महेंद्रगढ़ की सीट पे दावा चल रहा है। मिलते या नहीं मिलते तो खैर समय बताएगा। लेकिन बात करते हैं बीजेपी के लिए, क्या इतना ही आसान होगा, क्या इस बार मुश्किल? देखिए, जिस तरह से बात वही आई कि इंडिया गठबंधन की बात है, हालांकि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं लगातार नकार चुके हैं। पंजाब में आपने देखा कि आम आदमी पार्टी, क्योंकि वहाँ मजबूत स्थिति में है, उसने खुद ही ऐलान कर दिया कि वो अकेले लड़ेंगे और कांग्रेस के साथ नहीं जा रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस की वो स्थिति है, कांग्रेस मना करती है, कांग्रेस कहती है कि हम अकेले लड़ेंगे और 10 सीटों पर उनकी तैयारी है। और दूसरा, बीजेपी की जो बात आती है, बीजेपी का नेतृत्व जो है लगातार, जो यहाँ के प्रभारी हैं विप्लव देव, इससे पहले जो प्रभारी थे, क्योंकि वो हकलक्ष अक्सर ये बात करते रहे हैं कि बीजेपी मजबूत है, 10 सीटें हैं। और मैं यहाँ ये भी बताऊं आपको कि जजपा के साथ भाजपा का कोई चुनावी गठबंधन नहीं था।
ये बाद में इनके नेता भी कहते रहे कि ये मजबूरी का गठबंधन है। कैप्टन अभिमन्यु ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था। लेकिन ये एक व्यवस्था या सरकार बनाने के लिए अक्सर हर जगह देखने में आता है कि गठबंधन होते हैं। अब जजपा क्योंकि सहयोगी पार्टी है, लगातार इस प्रयास में है कि किसी तरह से उनका गठबंधन चुनावी गठबंधन हो, लोकसभा में चुनाव लड़ा जाए। जैसे डॉक्टर सुरेंद्र धीमान ने बताया था कि वो हिसार की भी बात आती है सामने, महेंद्रगढ़ नारनौल की भी बात आती है। ये बातें हैं भविष्य के गर्म में। लेकिन भाजपा अपनी 10 सीटों पर तैयारी कर रही है, 90 की 90 विधानसभा सीटों पर, क्योंकि चुनाव कुछ समय बाद है। लगातार जो बैठकें होती हैं उसमें यही उल्लेख किया जाता है कि सभी सीटों पर तैयारियां हैं। लेकिन उसमें एक जो मुख्य बात है वो अक्सर करते हैं कि सारा फैसला हम तैयार हैं, लेकिन अंतिम फैसला हाईकमान को करना है। अंतिम फैसला हाईकमान को करना है। उसी से सीधा बात आती है कि हिंदी हार्टलैंड में जब असेंबली के चुनाव हो रहे थे, वहां पे एक चीज सामने आई कि मोदी जी गए और वहां पे बिल्कुल हवा बदल गई। तो आपको लगता है कि जब वो आएंगे और जैसे वो रेवाड़ी में एम्स के लिए आए, आपको लगता है उससे कुछ बदलाव आएगा और उस टाइम ग्राउंड रियलिटी मजबूत बल बन सकता है उससे? देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह मोदी जी ने अभी जो दक्षिण हरियाणा जो कि हरिवाल बेल्ट है वहां पर रैली की, और जो अभी जिस तरह डॉक्टर धीमान ने बताया कि उन्होंने राव इंद्रजीत की तारीफ की, उससे कहीं न कहीं बीजेपी राव इंद्रजीत का जो पुराना वोट बैंक है उसको कहीं न कहीं कैच करने की पूरी कोशिश करी। हालांकि बीच में राव इंद्रजीत का उधर थोड़ा सा उनमें जो उनकी बेटी को टिकट नहीं दिया गया था, वहां दिक्कतें थी और वो नाराजगी अंदर अंदर कहीं न कहीं थी। तो उन्होंने अब जिस तरह से मित्र बताया उनको, और वो चीजें कहीं न कहीं उनको कन्विंस करने की कोशिश की है। दूसरा, जो हम थोड़ा हिंदी बेल्ट में आए तो जो 14 या 12 सीटें उधर हैं उनको वहां पर खुद को भाजपा मजबूत करने की कोशिश करेगी। इसके अलावा फिर हम आए जो जी रोड बेल्ट है, यहाँ भाजपा पहले ही मजबूत है। और इसके अलावा जो हिंदी बेल्ट, वैसे तो हरियाणा हिंदी बेल्ट में माना जाता है, तो कहीं जहां जिन जगह पर भाजपा उतनी मजबूत नहीं है वहां पर भाजपा की कोशिश होगी कि वहां किसी तरह से दूसरे नेताओं का पलायन करवा के या बाय हुक और बाय क्रुक कहीं न कहीं खुद को मजबूत ये देखना होगा कि हरियाणा कितने सीटें ले आती है बीजेपी के लिए। अब तक तो काफी बात होगी, लेकिन बीजेपी की काफी बात होगी। कांग्रेस भी मेन दावेदार है और पिछली बार हमने देखा कि उनका पूरा सुपड़ा ही साफ हो गया। इस बार क्या लगता है कि जैसे कहते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा है, भूपेंद्र हुड्डा है, आपको लगता है कि परिवार है जो कि कांग्रेस के लिए सीट ला पाएगा? नहीं, बिल्कुल। इस बार देखो, पिछली बार जो स्थितियां थी हरियाणा में 10 की 10 सीटें बीजेपी जीत ले गई, वो स्थिति तो नहीं रहने वाली इस बार। अब ये एक अलग की बात है कि कांग्रेस 2 गेंद करेगी, 3 गेंद करेगी, 4 करेगी, वो क्या रहेगा। लेकिन इन सारी बातों को कहने से पहले हमें एक बात तो नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि किसान आंदोलन किसान सीमा पे खड़ा है। जो 1 साल दिल्ली की सीमाओं पर किसान बैठे रहे थे, वो जख्म अभी भरे नहीं है हरियाणा में लोगों के। और ये किसान आंदोलन जितना आगे बढ़ेगा उतने जख्म वो एक बार फिर हरे होते जाएंगे। कमोबेश हरियाणा के हर गांव में, हर कोने में, हर कस्बे में इसका असर कम या ज्यादा किसान आंदोलन का रहेगा। तो हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि किसान आंदोलन जितना आगे बढ़ेगा उतना भाजपा के लिए नुकसानदेह होने वाला है। सुरेंद्र जी, आपसे बात करेंगे। ये सारी मुद्दों पे बात हुई है, पार्टीज पे भी बात हुई है, और मेन दावेदार हमने देखा कि बीजेपी है और कांग्रेस पार्टी है। आम आदमी पार्टी भी काफी हाथ पांव मार रही है, लेकिन आपको लग रहा है कि जो मुख्य कॉन्टेस्ट है यही 2 पार्टीज लड़ेंगी, और आपको लगता है कि कहां कांग्रेस गेम निकाल सकता है? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी अभी भी रेस में आगे है। जैसे पिछले राउंड में मैंने आपको बीजेपी का बताया था, इस दफा मैं आपको कांग्रेस का बताता हूँ। कांग्रेस के लिए जो मजबूत सीट है, एक तो रोहतक की सीट पे वो मानते हैं, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा पहले भी बहुत कम वोटों से रात को 3 बजे हारे थे उस चुनाव परिणाम में। एक सीट सिरसा सीट ऐसी है जहां पर जो सर्वे में रिपोर्ट आया बीजेपी की रिपोर्ट में कि वो थोड़ी सी लूज कर रही है बीजेपी। वहां से हो सकता है मौजूदा जो सांसद है उनका टिकट रखा जाए, कंटिन्यू किया जाएगा, क्योंकि मोदी की टीम की शामिल है वो और हाईकमान तक उनकी शामिल है। हो सकता है उनका टिकट बदल दिया जाए। एक सीट उनकी वो लग रही है। दूसरी एक तीसरी सीट जो है, 2 सीटें और हैं जो हिसार की सीट है, उसमें एक हमारा जो किसान समुदाय से जुड़ा वोट बैंक है वो सबसे ज्यादा है। और मौजूदा जो सांसद हैं ब्रजेंद्र सिंह, वो और उनके पिताजी का थोड़ी सी नाराजगी बीजेपी से चल रही है कि जेजेपी का गठबंधन रहेगा तो हम छोड़ देंगे, तो एक फैक्टर वो काफी बड़ा होने वाला है। ऐसी एक सोनीपत सीट जो ओल्ड रोहतक सीट होती है, जो हुडा जिसको जिला बोलते हैं, जो पुराने रोहतक जिला बोलते हैं, उसमें हुडा, रोहतक, झज्जर और हमारा सोनीपत आ जाता है। तो सोनीपत सीट भी पहले की जो कौशिक है वहां पर एमपी हैं, हो सकता है उनके खिलाफ भी थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी इस वक्त नजर आ रहा है। तो ये कितनी सीटें कांग्रेस को और कितनी बीजेपी को? मुझे लगता है 4-5 कांग्रेस का, 4-5 बीजेपी का। 50-50 आज तक आप क्या बोलते हैं? कितनी सीटें? मैं अभी आज की स्थिति में 60-40 मानता हूँ। 60 बीजेपी, 40 6 बीजेपी। हालांकि अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी है कि किसकी कितनी आएंगी,
लेकिन आज की डेट में मैं ये मानता हूं कि 60% बीजेपी, 40% कांग्रेस। आपका क्या मानना है? जी मेरा यही कहना है कि जो 50-50 का मामला, और जहां पर कांग्रेस मजबूत है फिलहाल, जो रोहतक सीट है, सिरसा है, और जहां पर फिलहाल अभी ये देखना होगा कि जो टिकट किसको दी जाती है, काफी कुछ इस पर निर्भर रहेगा। आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो तय है कि 10/10 भाजपा की झोली में नहीं जाने वाली हैं। बाकी जैसा रविंद्र मलिक ने बताया कि टिकट किसको मिलती है ये भी मायने रहेगी, लेकिन ये तय है चाहे 4 कांग्रेस के खाते में आए चाहे 3 आए, कांग्रेस इस दफा लोकसभा में खासकर हरियाणा में भाजपा को डेंट लगाएगी। हाँ, कोई बड़ी रणनीति इस दौरान बन जाती है क्योंकि अभी समय है, उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है, इसमें कुछ हो। फाइनल आप बोल रहे हैं 3 कांग्रेस, 3 से 4। 3 से 4। तो ऐसा लग रहा है कि भाजपा के लिए इतना आसान भी नहीं होगा, लेकिन कुछ समय बाकी है लोकसभा चुनाव में और काफी कुछ बदल सकता है, काफी पैंतरे आ सकते हैं, काफी रणनीति बदली जा सकती है। लेकिन सीनियर जर्नलिस्ट जो कि अपना असेसमेंट दे रहे थे और हम आपको ये ब्रॉडकास्ट सीधा लेकर आ रहे हैं हरियाणा की इस धरती से, हरियाणा असेंबली से। कैमरा पर्सन चांदी राम के साथ कमलजीत संधू।